आज बीए पार्ट तृतीय के लिए हिंदी साहित्य प्रथम के अंतर्गत प्रगतिवाद की विशेषताओं के क्रम में छठा व्याख्यान। पिछली बार प्रगतिवाद की विशेषताओं में जो मुख्य विशेषताएं व्याख्या की गई थी उनमें था श्रम का महत्व, यानी किसान, कारीगर और जो मजदूर हैं उनको मुख्य धारा की कविता में लाया गया था। प्रगतिवादी कवियों ने श्रम के साथ सौंदर्य को भी जोड़ा और इसीलिए उन्होंने जहाँ श्रम है उसे सबसे बड़ा सौंदर्य का केंद्र माना और इसी कारण निराला वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं लिखते हैं। एक हथौड़ा वाला और हुआ में खुशी जाहिर करते हैं केदारनाथ अग्रवाल। और इसी प्रकार इसी क्रम में कुछ बातें हुई थी कि प्रगतिवादी कवि क्रांति की चेतना की बात करता है। यानी प्रगतिवादी कवि मानता है कि मार्क्सवाद के जो सिद्धांत थे जिसके आधार पर क्रांति की भावना सृजित होती है, तो उसका भी एक स्वप्न होता है कि किसी न किसी तरह समाज में क्रांति आए और श्रमजीवी वर्ग के हाथ में शासन आ जाए। तो इस प्रकार क्रांति की भावना भी प्रगतिवादी कवियों की विशेषता रही। इन बिंदुओं के अतिरिक्त हमने देखा कि प्रकृति का भी सहज चित्रण प्रगतिवाद की विशेषता थी। यानी प्रकृति जिस रूप में है उसी रूप में कवि प्रयत्न करता है कि वह कविता में प्रकट हो। इसी प्रकार प्रगतिवादी कवि प्रकृति के सहज रूप के साथ साथ सहज भाषा का भी प्रयोग करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी कवि अनेक बिंदुओं में नयापन लाता है। वो छायावादी कविता की जो स्वप्नशीलता है या छायावादी कविता की जो यथार्थ से दूरी है, उसके स्थान पर ये जीवन के यथार्थ और वास्तविक रूप की बात करता है। इसी क्रम में प्रगतिवाद की अन्य विशेषताओं में आज बात करेंगे प्रगतिवाद की सहज भाषा। यानी प्रगतिवाद का कवि अपनी कविता में बिना किसी बनावटीपन के सहज भाषा का प्रयोग करता है। यहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि कवि अपनी कविता की भाषा के लिए शास्त्रवादी सम नहीं करता। यानी शास्त्रों के द्वारा जो भाषा का निर्माण किया जाता है, शब्द का चमत्कार किया जाता है, उसके अंतर्गत कवि अपना ध्यान नहीं देता। वो कविता में भाषा के यथार्थ को प्रस्तुत करता है। यानी कवि इसीलिए कवियों ने किसान, मजदूर और अन्य श्रमजीवी लोगों के बीच की भाषा को अपनी कविता में प्रस्तुत किया। यानी कविता में बनावटीपन नहीं है, बल्कि उस कविता में जो भाषा है वह अपने आसपास के जीवन मूल्यों से सृजित की गई है। इसीलिए केदारनाथ अग्रवाल जब वो कहते हैं कि चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू उतर भागी में। यहाँ केदारनाथ अग्रवाल बसंती हवा कविता के माध्यम से पूरे के पूरे सौंदर्य का वर्णन जो करते हैं, उसमें जो भाषा की रवानगी है वो भाषा उसके आसपास के जीवन मूल्यों से सृजित है। थपाथप मचाना, धम से गिरना, आम के ऊपर चढ़ना, झकोरा, कान में कू करना, उतर कर भागना, ये सब जो गतिविधियाँ हैं, जो भाषा का मिजाज है, वह पूर्ण रूप से ग्रामीण चेतना से संयोजित है। इस ग्रामीण चेतना से संयोजित भाषा को कवि सीधे सीधे अपनी कविता में प्रकट करता है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि अपने आसपास के जिस जीवन मूल्य को प्रस्तुत करता है, जिस सौंदर्य को प्रस्तुत करता है या जिसकी अभिव्यक्ति करना चाहता है, उसके आसपास की भाषा को ही वह कविता में प्रस्तुत करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रगतिवादी कविता सहज भाषा को महत्व देता है। इसी क्रम में ये भी कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी कविता सहज शिल्प को महत्व देता है। प्रगतिवादी कवि अपनी कविता में बिना किसी बनावटीपन के सहज शिल्प का प्रयोग करता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि कवि अपनी कविता में रस, छंद, अलंकार आदि के प्रयोग के लिए काव्य शास्त्रीय श्रम नहीं करता। यानी काव्य शास्त्रीय श्रम का तात्पर्य है कि जो संस्कृत या हिंदी के काव्य शास्त्र ग्रंथों में जो छंद, रस, अलंकार आदि के नियम दिए गए हैं, उन नियमों से हटकर कवि अपने सहज रूप की बात करता है। वह जिस उस अभिव्यक्ति की बात करता है, उसी के लिए वह
उसी के अनुरूप शिल्प का प्रयोग करता है। वह शिल्प कहीं भी सायास नहीं है, वो प्रयास से निर्मित नहीं है, बल्कि वह अनायास ही घटित होता है या अनायास ही निर्मित होता है। कविता सामान्य शिल्प के साथ कवि प्रस्तुत करता है, इसलिए कवियों ने छंद और अलंकार के नियमों के बीच अपनी कविता को फंसने नहीं दिया। यानी कवि लोक छंद या लोक लय को भी अपनी कविता में प्रस्तुत करता है और कवि अपने आप उस शब्दों की रचना करता है। जैसे त्रिलोचन लिखते हैं, आज मैं अकेला हूँ, अकेला अकेले रहा नहीं जाता। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह, मोल तोल इसका अकेले कहा नहीं जाता। यानी कवि स्पष्ट रूप से जब कविता रचता है तो ऐसा लगता है कि इसमें एक लय है। जीवन में मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह। यहाँ पर एक जो लय है वो सहज लय के रूप में है। यही प्रगतिवाद की विशेषता है कि प्रगतिवादी कवि अपने शिल्प के स्तर पर सहज रूप की बात करता है। इस प्रकार यदि हम प्रगतिवाद को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा के स्तर पर वो अपने जीवन स्तर पर वह लोक शब्द का प्रयोग करता है। यानी कवि लोक शब्द को महत्व देता है और मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करता है और लोक लय का भी प्रयोग करता है। यानी लोक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और लोक लय। एक अन्य रूप में भी देखें तो इसकी हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि छायावादी कवि जो शब्दों का निर्माण करता था उसके स्थान पर प्रगतिवादी कवि जनजीवन के बीच से शब्दों को उठाता है। जैसे लोक शब्दों में थपाथप शब्द कह सकते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोक लय की बात यदि हम करें तो कवि जब निराला जैसा कवि जब बादल राग कविता लिखता है तो कवि लिखते हैं, धंसता दलदल हंसता है नद खल खल। या फिर कुकुरमुत्ता की जब कविता लिखी जाती है तो उस समय कवि एक संवाद के रूप में बात करते हुए था, सुन वे गुलाब, जो लोक जीवन की बात करता है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि अपने जनजीवन या जिस समाज में रहता है उस समाज के बीच से भाषा और शिल्प को प्रकट करता है या उसे स्वीकार करता है। इसको अन्य कई उदाहरणों से हम सोच सकते हैं कि प्रगतिवादी कवि जिस भाषा की बात करता है या जिस शिल्प की, काव्य शिल्प की बात करता है वह उसके आसपास के जीवन से है, ना कि काव्य शास्त्र के नियमों से बना हुआ है। जैसे केदारनाथ अग्रवाल जब कविता लिखते हैं तो बसंती हवा कविता में वह स्पष्ट कहते हैं, ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की, ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। इस रूप में यदि देखा जाए तो प्रगतिवादी कवि अपने स्वरूप की व्याख्या करते समय उसके सारे गुणों को सहज शब्दों में प्रस्तुत करता है। बसंती हवा के लिए उसकी उन्मुक्तता को दिखाने के लिए कवि उसी के शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है जो उसके सहजता को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार नागार्जुन जब कविता लिखते हैं, अकाल की विभीषण को वर्णन करते हैं तो दो खंडों में कविता लिखते हैं, अकाल और उसके बाद। यानी अकाल की शुरू की 4 पंक्तियां अकाल को वर्णन करती हैं और दूसरी ओर जैसे ही अकाल खत्म होता है तो उसके बाद की एक स्थिति का, जीवंतता को चित्रण करने के लिए कवि बिल्कुल सहज रूप में बात करता है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। यहाँ पर नागार्जुन अकाल के बाद सिर्फ मनुष्य के जीने की बात नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ जो पूरा का पूरा परिवेश है उसमें जीवंतता आ जाती है। सिर्फ दाने का आना सिर्फ यह नहीं संकेत करता कि मनुष्य अब जिंदा रह सकता है। धुएं का उठना, वह धुआं अनाज के पकने का है और उस अनाज के बनने, अनाज के पकने के कारण कवि को लगता है कि उसके कारण आँखों में एक चमक उठ गई, जीवंतता आ गई। और दूसरी तरफ कौवे में भी एक आ गई, जो बचे कुचे दानों पर पलने वाला एक कौवा पक्षी है, वह भी अपनी जीवंतता दिखाता है।
इस प्रकार यहाँ पर पूरे परिवेश के साथ मनुष्य उपस्थित है। प्रगतिवाद की यही विशेषता है कि प्रगतिवादी जिस भाषा की बात करता है वो परिवेश से उपजा हुआ है, वो पूरी जीवंतता के साथ, उस पूरे सच्चाई के साथ अपनी कविता में प्रस्तुत होता है। उसी तरह जब दिनकर कविता लिखते हैं तो वो भी उस सहजता की बात करते हैं। और इसीलिए कुरुक्षेत्र की जब बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र के बहाने वो आधुनिक जीवन में जो तकनीक का विस्तार है या आधुनिक जीवन में जो विज्ञान का विस्तार है उसकी सहजता को पहचानते हैं और उसे सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो उसे दे छोड़। यानी विज्ञान को तलवार की भांति मानते हैं और कहते हैं तो उसे दे छोड़, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध कि तू है शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। यानी दिनकर अपनी कविता में उस पूरी सहजता से सीधे सीधे शब्दों में, बोलचाल के शब्दों में, आसपास के उदाहरणों से पूरे मनुष्य जाति को एक सीख दे देते हैं कि यदि तकनीक और यदि विज्ञान का विकास हुआ, अगर तकनीक और विज्ञान को यदि हमने हृदय के साथ या उसके मानवता के साथ उसे सृजित नहीं किया तो वह आने वाले समय में बेहद घातक और बेहद अमानवीय प्रवृत्ति को अख्तियार करेगी। इसलिए कवि सावधान करता है कि विज्ञान या तकनीक का अपने आप में निरंतर बढ़ोतरी को रोकना आवश्यक है। यानी कवि प्रगतिवादी है, इसलिए वो मानवता की बात करता है, इसलिए वो मनुष्य जाति की तुलना करता है, मनुष्य जाति की बात करता है और मनुष्य की रक्षा के लिए वो प्रयत्नशील होता है। इस अर्थ में देखा जाए तो दिनकर सहज शब्दों में शिशु, नादान, फूल कांटे, तलवार, विज्ञान, मनुष्य, सावधान, इन सब शब्दों को इस क्रम में संयोजित करते हैं कि वह हर व्यक्ति को वो सहज रूप में संप्रेषित हो जाता है। यानी प्रगतिवादी कवि अपने आसपास के शब्दों का चयन करके और उसे सहज रूप में प्रस्तुत करता है और इसी सहज रूप में प्रस्तुत करने के कारण वह सहजता से संप्रेषित हो जाती है और सहजता से संप्रेषित हो जाना ही इस प्रगतिवादी कवि की लोकप्रियता की कसौटी बन जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रगतिवादी कविता सहज भाषा और सहज शिल्प के आधार पर अपने जीवन के आसपास से कविता को ग्रहण करती है। चूँकि प्रगतिवादी कविता वास्तविक जीवन या यथार्थ की कविता है, इसलिए वह कवि उस यथार्थ को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी लाग लपेट के शब्दकोशीय शब्दावलियों का सहारा लिए हुए उस यथार्थ के आसपास के शब्दों को चुनकर अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि सामाजिक यथार्थ के चित्रण के लिए या सामाजिक परिवेश के चित्रण के लिए मूल रूप से अपनी कविता के आसपास की चीज़ों को या आसपास की भाषा को प्रस्तुत करता है, उसी की लय में, उसी की धुन के साथ प्रस्तुत करता है। इसलिए प्रगतिवादी कविता में लोक शब्द, जनजीवन के सहज शब्द, जीवन की लय, लोकगीतों की लय, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, मिट्टी की गंध, इन सब का चित्रण मिलता है। यानी कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी कविता सहज रूप की कविता है और इसीलिए प्रगतिवादी कविता अपने समस्त रूपों को स्वीकार करती है। वह सहज भाषा और सहज शिल्प पर बल देती है। अगली बार कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।